आई एम चंद्रेश पटेल फ्रॉम ब्राइट सोप्स एजुकेशन। आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स और इसके एमसीक्यूज का डिस्कशन करेंगे। हमारा टॉपिक करेगा रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लॉज एंड रेट कांस्टेंट। थियोरेटिकल आप जानते हो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लॉज एंड रेट कांस्टेंट के बारे में भी जानते हो। यहाँ पे आपके सामने एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन आएंगे, उसका आंसर आपको खुद सिलेक्ट करना है। इसके बाद मैं आपको इसका सॉल्यूशन समझाते जाऊंगा। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छे से समझ लो और आंसर भी आप खुद डिसाइड कर सकते हो इसका आंसर क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन आपके सामने है, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का रेट इंक्रीज एज द रिएक्शन प्रोसीड्स। जैसे जैसे रिएक्शन होता है तो इंक्रीज होगा। डिक्रीज एज द रिएक्शन प्रोसीड, डिक्रीज होगा रिएक्शन के साथ साथ। में इंक्रीज और डिक्रीज ड्यूरिंग द रिएक्शन, इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। रिमेन कांस्टेंट एज द रिएक्शन प्रोसीड, पूरे रिएक्शन के दौरान एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। तो उसमें से सही क्या है? तो आप रेट एक्सप्रेशन, रेट लू के बारे में जानते हो। सपोज मेरे पास ए रिएक्टेंट है, उसमें से प्रोडक्ट बन रही है, तो उसका रेट लो कैसे लिखा जाएगा? आप रेट लो याद कर लो, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पावर एक्स। तो ये एक्स एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और इस फॉर्म को क्या बोला जाएगा? रेट एक्सप्रेशन। तो रेट लो। अब देखो यहाँ पे क्या बोला जाता है कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो नेचुरली जैसे जैसे टाइम पास होगा तो टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा? सिंपल बात है, रिएक्शन होता जाएगा, रिएक्शन होता जाएगा तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा और वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज होगा। तो आपका आंसर रहेगा डिक्रीज एज द रिएक्शन प्रोसीड। आंसर क्या रहेगा? बी रहेगा। इसको कुछ ऐसे भी लिखा जा सकता है। आंसर भी रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के, से आप जान चुके हो। चलो आंसर आपके सामने लिखा हुआ है और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को आप फिर अच्छे से पढ़ लो और समझ सके तो इसका आंसर भी आप खुद डिसाइड कर लो भाई इसका आंसर क्या हो सकता है। तो यहाँ पे आपको एक केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है, अल्काइल हैलाइड NaOH के साथ रिएक्ट करके अल्कोहल और NaCl बना रहा है। उसका रेट एक्सप्रेशन ये दे रखा हुआ है। द रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी, तो रेट ऑफ द रिएक्शन के बारे में कुछ ऑप्शन दे रखे हुए, उसमें से सही कौन सा है वो आपको ढूंढना है। डबल ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, half on reducing the concentration of alkyl halide to 1/2, decreased on increasing the temperature of the reaction, unaffected by increasing the temperature of the reaction। तो पूरे ऑप्शन आपने अच्छे से समझ लिया हुआ है। तो पहले तो देखो, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, उसको रेट एक्सप्रेशन बोला जाता है। तो अल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, तो ये NaOH के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो ये गलत है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। तो अगर मैंने कंसंट्रेशन इसका अल्काइल हैलाइड का आधा कर लिया तो रेट ऑफ रिएक्शन नया R2 क्या होगा? तो R2 जो ओरिजिनल रेट ऑफ रिएक्शन से उसके आधा होगा, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। तो आपका ऑप्शन ए वाला सही। यहाँ अल्काइल हैलाइड को कंसंट्रेशन आधा किया हुआ है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो नया है वो ओरिजिनल रेट ऑफ रिएक्शन से आधा हो जाएगा। तो आपको कुछ ऐसे सिंपल क्वेश्चन है, उसके आंसर आपको डिसाइड करने होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से आप समझ चुके हो। If doubling the concentration of reactant increase the rate 4 times and tripling the concentration of A, मतलब ये A का concentration आप डबल कर लो तो 4 टाइम रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है।
कंसंट्रेशन ट्रिपलिंग 3 टाइम्स कर लो तो रेट ऑफ रिएक्शन 9 टाइम्स हो रहा है। हो द रेट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, स्क्वायर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए मतलब के ए पावर 2, इसमें क्या है अंडर रूट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए, इसके कंसंट्रेशन अंडर रूट में आएगा, क्यूब ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज कंसंट्रेशन ए के क्यूब होगा, इसको ऐसे नहीं लिखा जाएगा, के इंटू ए पावर 1/2 स्क्वायर रूट ऐसे लिखा जाएगा। तो इसमें से सही क्या, तो देखो सिंपली हमें ए के प्रोपोर्शनलिटी में डिसाइड करना है, तो रेट इज इक्वल टू के पावर ए एक्स लिखेंगे, ए रेट को हम बोल देते हैं R1। अब देखो मैंने कंसंट्रेशन डबल कर दिया तो के 2a पावर x, तो रेट कितना हो रहा है 4 टाइम्स हो रहा है। नया रेट कितना हो रहा है R2, नया रेट को क्या बोलेंगे R2। R2 इज 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल रेट। और अगर मैंने कंसंट्रेशन को 3 टाइम बढ़ा लिया, यहाँ पे देख सकते हो 4 टाइम डबल 4 टाइम, कंसंट्रेशन ट्रिपलिंग तो 9 टाइम, तो ए रेट ऑफ रिएक्शन जो नया है ओरिजिनल रेट ऑफ रिएक्शन से 9 टाइम्स बढ़ जाएगा। आपको उसको मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हो सिंपली। ए एक्स क्या होगा 2 होगा तो 2 2 इज 4, ये हो सकता है। ए क्या होगा तो ए बी की एक्स कितना होगा 2 होगा तो 2 3 3 इज 9, तो आंसर ऐसे भी मिल जाएगा। दूसरा कैलकुलेशन भी हो सकता है, पर आपका आंसर है स्क्वायर वाला, उसको कैलकुलेट किया हुआ दूसरे तरीके से आपके सामने भी आ जाएगा। ऐसे ही देखो 4 टाइम्स बढ़ रहा है तो कंसंट्रेशन डबल किया हुआ है, 3 टाइम्स बढ़ रहा है तो हेलो देखो कंसंट्रेशन डबल किया हुआ है तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन 3 टाइम्स किया तो रेट ऑफ रिएक्शन 9 टाइम्स बढ़ रहा है। अब इसमें आपको ए को निकाल दो और एक्स को सब्जेक्ट बनाओ तो आंसर 2 आ जाएगा। तो कैलकुलेशन भी जाए सिंपली भी आपको समझ में आ जाता है। चलो यहाँ पे देख सकते हो आप नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ कैटालिटिक कन्वर्जन ऑफ N2 टू NH3 बाय हेबर्स प्रोसेस, एमोनिया हेबर्स प्रोसेस से बनाया जाता है। The rate of reaction was expressed as change in the concentration of ammonia per time। यहाँ पे एमोनिया के रेफरेंस में कंसंट्रेशन के रेफरेंस में मोल पर लीटर दिया हुआ है, पर टाइम मोल पर लीटर। इफ there are no side reaction, the rate of the reaction as expressed in the terms of hydrogen is, तो हाइड्रोजन के रेफरेंस में हमें रेट ऑफ रिएक्शन डिसाइड करना है। एक चीज याद रखना है, यहाँ पे कोई भी केमिकल रिएक्शन हो तो उसको कैसे रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, यहाँ पे N2 ले लेंगे तो N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3 हो। अब देखो इसका रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू प्रोडक्ट के रेफरेंस में माइनस लिखा जाता है dN2 अपॉन dt इज इक्वल टू -1/3 dH2 अपॉन dt। चलो आप थियोरी पढ़ चुके हो, प्रोडक्ट हो तो इसको प्लस लिखा जाएगा प्लस 1/2 dNH3 अपॉन dt। टोटल रेट ऑफ रिएक्शन नाइट्रोजन के रेफरेंस में इस हिसाब से होता है, तो हाइड्रोजन के रेफरेंस में ऐसे होता है। ये दोनों की वैल्यू इसके बराबर है, इसकी वैल्यू भी रेट ऑफ रिएक्शन जितनी आती, पर यहाँ पे होता क्या है तो ऑलवेज रिएक्टर यूज हो जाता है, तो इसको डिसअपियर, माइनस चार्ज आएगा तो डिसअपियर है, ए भी डिसअपियर है क्या H2 अपॉन dt। अब आपको dH2 अपॉन dt का डिसअपियरेंस रेट ढूंढना हो तो इतने को ही
सब्जेक्ट बनाया जाए। अब आपको NH3 का अपीयर रेट ढूंढना हो तो इतने को सब्जेक्ट बनाया जाए। अब NH3 का आपको दे दिया हुआ है, देखो एमोनिया के रेफरेंस में 40 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर। क्या पूछा हुआ? द रेट ऑफ रिएक्शन वाज एक्सप्रेस्ड एज द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एमोनिया। एमोनिया का कंसंट्रेशन के हिसाब से इतना रेट ऑफ रिएक्शन। तो आपको इफ द आर नो साइड रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का रेट ऑफ रिएक्शन ढूंढना हो, रेट ऑफ रिएक्शन 3 टाइम्स होगा तो आपको हाइड्रोजन का डिसअपियरिंग रेट मिलेगा। पर मुझे चाहिए क्या? DH2 अपॉन dt। माइनस की साइन क्या बता रही है? माइनस का सिंबल डिसअपियरिंग रेट। इसके रेफरेंस में तो 3 को इस साइड ले जाओ, 3/2 DNH3 अपॉन dt। ध्यान यही रखना है आपको, ये जो है डी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अपॉन dt, तो डिसअपियरिंग रेट है। ये प्लस है रिएक्टेंट अरे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन dt, तो ये अपीयरिंग रेट। बाकी ये जो कोएफिशिएंट है उसको इसके हिसाब से सब्जेक्ट बनाया जाएगा। मुझे DH2 अपॉन dt मतलब इसका डिसअपियरिंग रेट ढूंढना है, तो इसको यहाँ पे वैल्यू लिख दूंगा, आंसर आ जाएगा। क्या लिखना है मुझे? DNH3 अपॉन dt की जगह 40 इंटू 10⁻³ तो ये हो जाएगा मेरा 20। 60 इंटू 10⁻³ आंसर आपको मिल जाएगा। कुछ डिटेल में प्रिंट किया हुआ मिलेगा आपको, देख सकते हो। इसको सब्जेक्ट बनाओ, आंसर आ जाएगा। और आंसर इज 3/2 40 और ए आपका आंसर रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ रिएक्शन 2A plus B gives A to B, the reactant A will disappear at। तो यही बात है, डिसअपियर। अब बार बार आपको यही आएगा, इजीली हो जाए। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे? तो -D1/2 DA अपॉन dt इज इक्वल टू -DB अपॉन dt इज इक्वल टू प्लस DA to B अपॉन dt। बस इसमें आपको अपने हिसाब से जो पूछा हुआ है डिसअपियरिंग रेट ऑफ ए पूछा हुआ है, तो यहाँ पे इतना पार्ट ले लो। कितना? डिसअपियरिंग रेट ऑफ ए पूछा है, तो मैंने क्या बोला आपको? कोएफिशिएंट को साइड में कर लो और इतने पार्ट को सब्जेक्ट बना दो। इसके रेफरेंस में सभी में बी है, तो बी के बारे में क्या हो जाएगा? इसको इस साइड ले दो, तो यहाँ पे इसको काट के माइनस क्या होगा? 2 इंटू हो जाएगा। और इसके रेफरेंस में भी ला दो, तो ये भी 1 है, तो 2 इंटू हो जाएगा। अब सही ऑप्शन सिलेक्ट कर लो। हाफ द रेट दैट बी विल डिक्रीज, तो ये गलत। द सेम, ये भी गलत है। ट्वाइस, तो ये सही। द सेम, तो लास्ट भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे 2 आ रहा है, तो इसका डिसअपियरिंग रेट ट्वाइस है। जो ए का डिसअपियरिंग रेट जितना होगा, तो आंसर आपका यहाँ पे सी रहेगा। 6. The rate of a gaseous reaction is given by the expression of Ka into B. If the volume of the reaction vessels is suddenly reduced to 1/4 of the initial volume, the reaction rate related to original will be। original rate of reaction को हम लिखेंगे R1 is equal to K into A and B। पावर सभी का 1/1।
अब देखो गैसियस कंपोनेंट हो तो इसका वॉल्यूम यही उसका कंसंट्रेशन बोला जाए। यहाँ पे वॉल्यूम क्या कर लिया है, 1/4 कर लिया, तो इसका कंसंट्रेशन फोर्थ टाइम मतलब 1/4 हो जाएगा, इसका कंसंट्रेशन भी 1/4 हो जाएगा, तो न्यू रेट मिलेगा R2। तो अब जानते हो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ए वाला K इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू R1 है, तो R1/16 इज इक्वल टू R2। तो ओरिजिनल रेट के रेफरेंस में क्या बोला जाता है, 16 इंटू R। तब ऑप्शन क्या मिलेगा आपको, 16 मिलेगा। ओके चलो, फॉर द रिएक्शन N2 plus 3H2 gives 2NH3 अंडर सर्टेन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट ले लिया गया है। ऑफ द रिएक्टेंट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 is given. The rate of conversion of H2 under the same condition, फॉर्मेशन ऑफ NH3 दिया हुआ है और आपको क्या करना है, H2 का कन्वर्जन का रेट ढूंढना है। पर यहाँ पे एक चीज देखो सेम है, ये 0.001 kg पर आवर, और यहाँ पे भी पर आवर, यूनिट खास देखना है आपको। और ये क्या होगा, तो इसको 1/2 ले लो, 3/2 होगा, इसकी वैल्यू से कितना होगा 3/2। आप डायरेक्ट कन्वर्जन कर सकते हो, अभी मैंने पढ़ा है वैसे ही। 3/2 कैसे, तो dH2/dt क्या होता है, 1/3 माइनस इज इक्वल टू प्लस 1/2 dNH3/dt। देखो मुझे क्या करना है, इसको सब्जेक्ट बनाना है। क्यों बनाना है वो आप जानते हो, क्या करना है, इसको सब्जेक्ट बनाना है। क्यों बनाना है, तो क्या कि वही तो क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये इसको यहाँ पे काट के यहाँ पे 3 लिख दूंगा, तो 3/2 हो गया। अब ये तो मुझे दे दिया गया 0.001 इंटू ये क्या होगा 1.5, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर क्या आएगा 0.0015, ये मेरा आंसर हो जाएगा। चलो सेम कंडीशन है, आप जान चुके हो, आंसर बी रहेगा 8। For the reaction A plus B gives products, it is observed that on doubling the initial concentration of A only, the rate of reaction is also double। तो सिंपल अभी हमने देख लिया कि भाई यहाँ पे क्या करना है, रेट इज इक्वल टू K इंटू A इंटू B। अब इसका कंसंट्रेशन डबल किया जाएगा, इसको कुछ नहीं किया जाएगा, तो ये रेट क्या हो रहा है, डबल। तो यहाँ पे आंसर 1 ही आएगा, तब जाके डबल होगा। समझ में आ रही है बात, यहाँ पे मैं कंसंट्रेशन डबल कर दूं तो नया रेट R2 कितना आएगा, 2 टाइम R1। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ऊपर पावर 1 रहेगा। फर्स्ट स्टेटमेंट की बात है। ऑन द डबलिंग द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बोथ, अब मैंने दोनों का कंसंट्रेशन डबल कर दिया, तो इसका भी डबल कर दिया। There is a change by the factor of 8 in the rate of reaction। तो अब ये क्या हो रहा है, 8, एक तो पहले तो 2 तो था ही, तो 8 का मतलब क्या होगा, इसको मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 है तो पावर 2 लिख दो तो ये होगा। तो इसका मतलब आपको ये मिल जाएगा कि भाई यहाँ पे 1 आएगा और ऊपर 2 आएगा। आंसर आपका सी रहेगा, नहीं आंसर आपका, हाँ ये दोनों सेम है, तो आंसर या तो बी या तो सी, तो उसका करेक्शन मांग रहा है। चलो गैसियस हाइपोथेटिकल केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है, केमिकल रिएक्शन आपके पास है, is carried out in the closed vessels, the concentration of B is found to increase by this in 10 seconds।
द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, तो यहाँ पे किसका, इसका कंसंट्रेशन मोल पर लीटर 10 सेकंड में इंक्रीज हुआ, और आपको किसका ढूंढना है, बी का रेट ऑफ अपीयरेंस ढूंढना है। तो अपीयरेंस रेट मतलब पर सेकंड आएगा, तो पर यूनिट टाइम आएगा, यहाँ पे 10 सेकंड है। तो क्या करना है मुझे, रेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे आपको क्या करना है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, जो चेंज हो रहा है कंसंट्रेशन में वो अपॉन टाइम, चेंज कितना हो रहा है, 5 इंटू 10⁻⁻13 मोल पर लीटर पर 10 सेकंड, तो टाइम 10 सेकंड, तो आंसर कितना आएगा, 5 इंटू 10⁻⁴। आपका आंसर ए वाला रहेगा, ए वाला। चलो, द रेट ऑफ डिसअपियरिंग ऑफ SO2 इन द रिएक्शन दिया हुआ है, देन द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3। अब देखो SO2 यहाँ पे देख लो, इजीली हो जाएगा, ए कोएफिशिएंट 2 है, इसका भी कोएफिशिएंट 2 है, मतलब इसका डिसअपियरिंग रेट और अरे हाँ, और इसका अपीयरिंग रेट सिमिलर होगा, तो जो आंसर दिया हुआ है वही आपका आंसर रहेगा। हेलो, हेलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, अच्छे से पढ़ लो, ये भी अपीयरेंस और डिसअपियरेंस रेट के बारे में ही है, पर इसको मैं पूरा रिवाइज फिर से करवा लूंगा, अच्छे से ध्यान रख लो, तो कहीं पे भी कुछ समझ में नहीं आए तो फिर से समझ में आ जाए। इन द रिएक्शन, ए रिएक्शन आपको दे दिया गया हुआ है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ब्रोमीन, इसका अपीयरेंस रेट is related to the disappearance rate of bromide ion, इसमें से कौन सा रिलेशन है, तो आपको क्या करना है, जो प्रोडक्ट है, जो रिएक्टेंट है, उसको ऐसे ब्रैकेट में लिख लो, BrO3, ये मोलर कंसंट्रेशन बोला जाएगा, और आगे डी और नीचे DT। रिएक्टेंट हो तो आपको क्या करना है, माइनस करना है, और कोएफिशिएंट इसका 1 है तो कुछ नहीं लिखना है, इज इक्वल, अब इसका कोएफिशिएंट कितना है, 5 है, रिएक्टेंट है तो माइनस लिखो, तो ये जो मल्टीप्लीकेशन में उसको नीचे लिखो 1/5, फिर ब्रैकेट में मोलर कंसंट्रेशन लिख दो, Br माइनस अपॉन dt, उतनी ही वैल्यू किसकी आएगी, प्रोडक्ट की, ये भी है, इज इक्वल टू -1/6 डी। अब समझ में आ चुका है, H प्लस का मोलर कंसंट्रेशन अपॉन dt, तो ये जो माइनस है वो डिसअपियरेंट, मतलब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गया ऐसा शो कर रहा है, और हमें इसकी जरूरत नहीं। अब ये देखो, Br2 मतलब ब्रोमीन गैस, तो DBr2 अपॉन dt तो लिखा ही जाएगा, प्रोडक्ट है इसके लिए प्लस, और इसका कोएफिशिएंट 1/3। अब मुझे ये दोनों का रिलेशन चाहिए, तो इसकी भी जरूरत नहीं, क्वेश्चन जो पूछा हुआ है उतना ही मैं हाईलाइट करूं, क्या करना पड़ेगा, तो इसमें इसका और इसका दोनों का रिलेशन पूछा हुआ है, तो सही क्या है वो ढूंढ लो, तो DBr2 अपॉन dt को सब्जेक्ट बनाते 3 यहां से निकलेगा और 3 ऊपर आ जाएगा, सिंपल, तो DBr2 अपॉन dt इज इक्वल टू 3/5 -3/5 DBr माइनस अपॉन dt, ये रिलेशन सही है, तो मुझे मिल रहा है आंसर बी। ऐसे पूरे क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते हो फिर से, चलो आंसर मिल चुका हुआ है। A catalytic increases the rate of chemical, sorry, question number 12, a catalyst increase the rate of a chemical reaction by increasing the activation energy, decreasing the activation energy, reacting with reactant, reacting with product,
कैटालिस्ट की नॉर्मल डेफिनेशन आप जानते हो, तो वो कभी भी रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता। तो दो ऑप्शन तो गलत ही है, रिएक्टिंग विथ रिएक्टेंट, रिएक्टिंग विथ प्रोडक्ट गलत है। डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, इंक्रीजिंग इन द एक्टिवेशन एनर्जी, तो याद रख लो। चैप्टर अगर पूरा पढ़ चुके हो, समझ चुके हो, तो आपको इसका आंसर इजीली आ जाएगा। कैटालिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है और रेट ऑफ रिएक्शन को कम टाइम में, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है। तो ये आंसर आपका रहेगा बी। 13 नंबर का क्वेश्चन अभी आप जान चुके हो, पर थोड़ा टेक्निकल है, समझ के आंसर डिसाइड खुद कर लो भाई इसका आंसर क्या आएगा। समझ के आंसर खुद डिसाइड कर लो भाई इसका आंसर क्या आने वाला है। चलो फटाफट। तो देखो 1/2 आपको कंफ्यूज करेगा, और कोई चीज नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या अभी पढ़े ऐसे, डी कंसंट्रेशन मोलर ए अपॉन डी टी, चलो इज इक्वल टू डी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डी टी। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, तो कोएफिशिएंट को डिनोमिनेटर में ही लिखना है। कहाँ लिखना है? डिनोमिनेटर। ये कितना है? 2, प्रोडक्ट है तो +1/2, कोई दिक्कत नहीं। पर यहाँ पे एक जल्दबाजी करी तो गलती होगी, बाकी सिंपल है। 1/2 है तो -1/1/2, तो क्या होगा? ये 2 पर आ जाएगा, सिंपल यही बात है। बाकी आप देख सकते हो। अब इसको क्या करेंगे, तो dA अपॉन dt माइनस dB अपॉन dt नहीं आएगा, ए वाला आएगा, आंसर ए रहेगा। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, शांति से उसको पढ़ लिया जाए। इसमें मुझे क्या आंसर आएगा, ऑप्शन ये है आपके सामने। ये पूरा एक्सपेरिमेंटल डेटा, क्वेश्चन को पढ़ लो, आंसर डिसाइड करने का ट्राई करो। The bromination of acetone that occurs in acid solution is represented by this equation. एसीटोन की ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये रिएक्शन होता है। This kinetic data were obtained for given reaction concentration, initial concentration and molarity. ये concentration है, ये कंसंट्रेशन है, ये कंसंट्रेशन है, मोलारिटी में दे रखा हुआ है। एक्सपेरिमेंटल डेटा, एक्सपेरिमेंट 1, 2, 3 एंड 4, इनिशियल रेट डिसअपियरेंस ऑफ Br2 अपॉन dt, ये इनिशियल रेट एक्सपेरिमेंट 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए और 4 के लिए। तो डिसाइड क्या किया जाए, इसमें से सही क्या है? तो पूरा एक तो 4 मार्क का न्यूमेरिकल है, पर नॉर्मली हमें इतना समझ में आता है क्या, कंसंट्रेशन को सही ढंग से समझा जाए। तो देखो इसका कंसंट्रेशन 0.3, 0.3, 0.3 और 0.4 है, कौन है? रिएक्टेंट। तब इसका रेट ऑफ रिएक्शन ये मैं लिख रहा हूं 5.7 इंटू 10⁻⁵। अब ये भी वही है 5.7, सेकंड एक्सपेरिमेंट की वैल्यू ये, थर्ड एक्सपेरिमेंट की वैल्यू 1.2 इंटू 10⁻⁴ है, और ये 3.1 इंटू 10⁻⁻⁴। अब सोचो, अगर मैंने, कि मुझे क्या लेना है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, वो चेंज किया जाता है। यहाँ पे ये तीनों का कंसंट्रेशन दिया हुआ, और सेकंड एक्सपेरिमेंट में देखो ये कंसंट्रेशन सेम है, ये कंसंट्रेशन भी सेम है। कंसंट्रेशन किसका चेंज किया हुआ है? इसका किया हुआ है। अगर रेट ऑफ रिएक्शन इसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता, इसके, तो ये चेंज होने के बाद रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाता, पर ये होता नहीं है। इसके कंसंट्रेशन के बाद Br2 के कंसंट्रेशन को चेंज करो
रेट ऑफ रिएक्शन अगर Br2 के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता तो ये वैल्यू चेंज होनी चाहिए, ये दोनों सेम है, ये तो इफेक्ट करते नहीं है। पर यहाँ पे देखो ये सेम है, ये चेंज कर दिया, ये चेंज हो गए, ये चेंज कर दिया, ये भी चेंज कर दिया, ये चेंज हुआ। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड्स ऑन एसिटिक एसिड एंड H प्लस आयन के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, Br2 के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। कभी कभी ये सब बड़ा न्यूमेरिकल दिख रहा है और थोड़ा लॉजिक लगाओ तो यहाँ पे Br2 इसमें है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें Br2 नहीं है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो Br2 के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो आपका आंसर यहाँ पे सी रहेगा। बाकी ये पूरा लंबा न्यूमेरिकल है, आप इसको कैलकुलेट करके भी आंसर ला सकते, आंसर सी रहेगा, ऐसे उसको एक्सप्लेन करा जाता है। 15 नंबर का क्वेश्चन पढ़ लो। The rate of chemical reaction double for every 10 degree Celsius. Rise of temperature. If the temperature is rise by 50 degree Celsius, the rate of reaction increase by about, देखो यहाँ पे जितने टाइम 10 डिग्री सेल्सियस है और ये क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे लिखा जाएगा, डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, ये 2 लिख दो और पावर डेल्टा T अपॉन T लिख दो। डिग्री सेल्सियस है, अब T क्या है, T डिग्री सेल्सियस, तो T डिग्री सेल्सियस ये है कि भाई कितने टाइम में, हर 10 डिग्री, तो आपका T हो गया, हर 10 डिग्री रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रहा है, तो हर 10 डिग्री रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रहा है। अब हमने इंक्रीज करके कितना ले लिया, 50 डिग्री सेल्सियस। अब ये इंक्रीज बाय, मतलब 50 डिग्री सेल्सियस मेरा डिफरेंट है डेल्टा टी, यहाँ पे 50 ले लो तो ये कटेगा, तो क्या होएगा 10⁵, तो 2 2 2 2 और 2 आंसर ला दो, तो आंसर आएगा 32। क्या आएगा, 32 टाइम्स इंक्रीज होगा। कुछ इसको ऐसे लिखा जाएगा, फिर से वही चीज रिपीट कर लेते। टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज अ डेल्टा टी अपॉन टी डिग्री सेल्सियस। टी डिग्री सेल्सियस याद रखो क्या है, कितने टेम्परेचर पे रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रहा है या ट्रिपल हो रहा है, तो हर ए टेम्परेचर को टी लिखा जाएगा। डेल्टा टी कितना इंक्रीज कर लिया था, इतना इतना वो इंक्रीज कर लिया, मतलब डिफरेंट, तो ये 5 आ गया। तो कुछ ऐसे लिखा जाएगा 2 पावर में, तो 2 क्या है, तो 10 डिग्री पे डबल हो रहा है इसीलिए 2 है, और ये आप जान चुके, तो 32 आंसर रहेगा। जैसे कुछ लंबा मैंने ऐसे लिख दिया हुआ है, यहाँ पे 60 डिग्री राइज कर दिया, राइज किया मतलब डेल्टा टी 60 डिग्री, हर 10 डिग्री पे 60 डिग्री बढ़ रहा है, तो आंसर क्या आएगा 6 आएगा, और डबल तो हो ही रहा है, तो सिंपल ये आपका आंसर आ जाएगा। इतना लंबा करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल क्या आएगा 2 पावर 6, 2 पावर 6 का आंसर क्या आता है, तो ये आपको आंसर मिल जाएगा 64 टाइम्स। चलो 16 नंबर का क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शंस N2O5 gives 2NO2 plus 1/2O2, the value of rate disappearance of N2O5 is given, the rate of formation of NO2 and O2 is given respectively। तो ये आप खुद इसको कर सकते हो, अच्छे से सोचो और सही आंसर बता दो, क्या सही आंसर आएगा। ध्यान रखना है कैलकुलेशन में, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, या क्या होगा, वही रहेगा D अपॉन डी टी, यहाँ क्या रहेगा 1/2 D अपॉन डी टी, यहाँ क्या रहेगा, तो ये होगा मेरा 2D अपॉन डी टी। अब क्या पूछा हुआ है, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, तो ये NO2 इज गिवन रिस्पेक्टिवली, ये दिया हुआ, तो इसका क्या होगा N2O5 दिया हुआ, तो इसे 2 टाइम्स ज्यादा होगा, 2 टाइम्स ज्यादा होगा तो आंसर ये आएगा, और ये
1/2 होगा, 1/2 होगा तो आंसर ए आएगा। तो आंसर मेरा सी रहेगा। आप डायरेक्टली इसको सोच सकते हैं, ऐसे भी अब थोड़े जल्दी भी आंसर आ सकते हैं। चलो, in the synthesis of ammonia by Haber process, if 60 moles of ammonia is obtained in 1 hour, then the rate of disappearance of nitrogen is, अब Haber process में नाइट्रोजन 1 मोल यूज हो, 3 मोल हाइड्रोजन यूज होगा, 2 मोल एमोनिया बनेगा, और पर 60 मिनट है। और ऑप्शन में पर मिनट दिया हुआ तो कुछ करना नहीं है, 60 मोल को क्या करना है, 60 से डिवाइड कर दो, और आपको करना क्या है, एमोनिया की प्रोसेस दे दी हुई और डिसअपियरिंग रेट ऑफ नाइट्रोजन पूछा हुआ है, तो इसका आधा होगा। तो आंसर क्या मिलेगा, सोच लो फटाफट, आंसर आपका क्या आने वाला है। तो आंसर आएगा सी। कैसे आएगा ये भी सोचो। चलो यहाँ पे आंसर ला दिया जाता है आपके सामने ही, पर कैसे, तो ये समझना है तो समझ लो। ये आपका हो जाएगा डी, हेबर प्रोसेस है तो आप उसका पूरा रिएक्शन जानते हो कि भाई डी N2 अपॉन डी माइनस इज इक्वल टू -1/3 DnH2 अपॉन डी इज इक्वल टू +1/2 DnH3 अपॉन डी। और पहले तो मुझे 1 आर का क्या करना पड़ेगा, मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 60 मोल्स है और 60 मिनट है, तो ये क्या होगा, 1 मोल पर मिनट। तो कंसंट्रेशन मेरा क्या आ जाएगा, ए वाला मोल पर मिनट, पर किसके बारे में आएगा, एमोनिया के बारे में। तो ये हो गया मेरा 1, पर ये 1/2 है तो डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0.5 आंसर आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छे से समझ लो। द इनिशियल रेट T is equal to 0 is found to be, रेट ऑफ रिएक्शन दिया गया है ए के रेफरेंस फॉर द रिएक्शन, ए रिएक्शन के लिए द इनिशियल रेट ऑफ dB अपॉन dt T is equal to 0। तो ए क्या होगा, ये डायरेक्टली यहाँ पे लिख दू 1/2 होगा, तो ये 2 टाइम्स ज्यादा होगा। तो इससे 2 टाइम्स 2.6 इंटू 10⁻², 2 टाइम्स ज्यादा होगा, तो आंसर क्या आएगा, सी आएगा। इजीली समझ में आ जाता है, आंसर कौन सा रहेगा, सी रहेगा। चलो देख सकते हो सिंपल, which of the following, which of this does not influence the rate of reaction। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, तो एक तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड, नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, पर मोलिकुलरिटी पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स नहीं करता। The rate constant of the first order reaction is given per second if the initial concentration is 0.1 molar, the initial rate of reaction is, तो कुछ करना नहीं है, आपको इतना कंसंट्रेशन दिया गया है और द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज दिस। तो कंसंट्रेशन के लिए क्या करोगे, द रेट कांस्टेंट दिया गया। देखो फिर से, कोई भी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है उसको कैसे लिखा जाएगा, तो आप रेट ऑर्डर जानते हो कि रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ, ये ले लेते रिएक्टेंट पावर 1। अब देखो ये रेट कांस्टेंट के बोला जाता है और इसकी वैल्यू आपको दी गई है 3 × 10⁻⁻6 और ए का कंसंट्रेशन कितना दिया गया है 0.1, 0.1 मतलब 10⁻⁻1।
तो आपका आंसर क्या आएगा 3 × 10⁻⁻⁷ आंसर डी मिलेगा आपको। चलो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। The rate law for reaction between the substance A and B is given. ये आपको रेट लॉ दे दिया गया है। ये पावर n है, पावर m है। On the doubling the concentration of A and half the concentration of B, the ratio of the new rate of the earlier rate of the reaction, में इसको R1 बोल लेता हूँ और R2 यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या है के। अब क्या पूछा हुआ है डबलिंग, तो ए डबल कर दिया जाए और बी क्या लिखा हुआ है आधा कर लिया जाएगा पावर एम। तो दोनों के बीच का रिलेशन क्या, तो मुझे क्या करना है R1 अपॉन R2, R1 या तो मैं इसमें भी लिख सकता हूँ, चलो इसको निकाल देते के, तो मेरा हो जाएगा 2 पावर n इंटू ए और ये हो जाएगा 1/2 पावर m इंटू बी पावर m। ये समझ चुके मैंने, निकाल दिया। अब इसमें मैं देखो ए वाला के ए और ए वाला यहाँ पे n आएगा, यहाँ पे m आएगा, तो इसको लिखा जाएगा R1, तो यहाँ पे लिखा जाएगा R1 2 पावर n अपॉन 2 पावर m, therefore R1 is equal to 2 पावर R1 इंटू 2 पावर n-m, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा इज इक्वल टू R2। समझ में आ रही है बात। यहाँ पे क्या है के ए पावर n बी पावर n इसको रिप्लेस करता है, नहीं इसको, तो ये वैल्यू लिख दी मैंने R1, तो ये मुझे मिल रहा है जिसको मैंने बेस बना के n पावर m कर लिया, तो न्यू जो रेट है ओरिजिनल रेट से इतने टाइम्स होता है। चलो, which of the following statement is correct? The rate of the reaction decrease with passing of the time as the concentration of reactant decrease. तो सही है, आगे भी हमने डिस्कस कर लिया, टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा। द रेट ऑफ रिएक्शन इज सेम एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रिएक्शन, तो ये गलत ही है। द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर, ये भी गलत है। The rate of reaction decrease with increase in concentration of reactant. Concentration of reactant increase करो तो rate of reaction increase होता है, decrease नहीं होता। तो सही आंसर आपको क्या मिलेगा ए। ये बेसिकली दूसरा एक स्टेटमेंट भी याद रख लो, इसके पहले आंसर भाई बुक का स्टेटमेंट है अभी जो हमने डिस्कस कर लिया। रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन सच एज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अगर गैसियस स्टेट है तो प्रेशर, टेम्परेचर इन कैटालिस्ट। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स किस पे कर रहा है, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, गैसियस सब्सटेंस प्रेजेंट हो तो प्रेशर पे, टेम्परेचर पे और कैटालिस्ट पे। कैटालिस्ट क्या कर रहा है, तो एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कर रहा है, तो अगर कहीं पे एक्टिवेशन एनर्जी लिखा मिल जाए तो वो भी रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट करता। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स ऑन, आंसर आपके सामने है और ये आंसर डी रहेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 24, विच रिएक्शन कैरेक्टरिस्टिक आर चेंजिंग बाय द एडिशन ऑफ कैटालिस्ट टू अ रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब कैटालिस्ट के बारे में आप अच्छे से समझ लेना, इस चैप्टर में बहुत बढ़िया सा टॉपिक भी है। तो कैटालिस्ट क्या होता है, तो एक ऐसा सब्सटेंस है जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता, पर रेट ऑफ रिएक्शन कैटालिस्ट इंक्रीज करते हैं। किसकी वजह से इंक्रीज करता है, तो क्योंकि कैटालिस्ट रिएक्शन का जो बैरियर है, रिएक्शन बैरियर, उसको डिक्रीज कर रहा है और इसके लिए वो रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर रहा है। कैटालिस्ट की इफेक्ट
रेट कांस्टेंट, अरे सॉरी, कैटालिस्ट की इफेक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे नहीं पड़ेगी, कोई भी चेंज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे नहीं होगा। कैटालिस्ट की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। अब देखते जाओ, कैटालिस्ट किस पे इफेक्ट करता है? एक्टिवेशन एनर्जी, रिएक्शन एंथैल्पी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या रिएक्शन एंथैल्पी। तो ये दोनों तो एंट्रोपी और एंथैल्पी। तो सिंपली आपका आंसर यही रहेगा, एक्टिवेशन एनर्जी ओनली, ये आंसर रहेगा। तो टॉपिक आपको याद रखना है, कैटालिस्ट के बारे में जो जो मेन पॉइंट्स है वो याद कर लो, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विथ टेम्परेचर ड्यू टू, रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर के साथ साथ इंक्रीज क्यों होता है? तो ऑलवेज जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो पार्टिकल्स है, रिएक्टेंट पार्टिकल्स, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से कोलिजन फ्रीक्वेंसी, मतलब एक दूसरे के साथ जो कोलिजन होगा वो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, और इसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी गलत है, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कैटालिस्ट करता है। इंक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी हो तो कोई बात ही नहीं हुई। इंक्रीज इन कोलिजन फ्रीक्वेंसी, तो हाँ, टेम्परेचर की वजह से कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है। इंक्रीज इन कंसंट्रेशन तो थोड़ी होता है, आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 26 अच्छे से पढ़ सकते हो। 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 1 मोलर एसिटिक एसिड, अब इसका कंसंट्रेशन और वॉल्यूम दे दिया गया है, was mixed with 100 सेंटीमीटर क्यूब 2 मोलर मिथेनॉल टू फॉर्म ईस्टर। रिएक्शन से ईस्टर बनता। The change in the initial rate if each solution is diluted with 100 सेंटीमीटर क्यूब। देखो मैंने ये 100 सेंटीमीटर क्यूब तो लिया था, और इसका कंसंट्रेशन कितना था? 1 मोलर। कौन था? एसिटिक एसिड। और इसमें मैंने क्या कर दिया? और 100 सेंटीमीटर क्यूब 1 मोलर मिथेनॉल ऐड कर दी। तो इसका रेट कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू एसिटिक एसिड का मोलर कंसंट्रेशन और मिथेनॉल का मोलर कंसंट्रेशन। ये हम जानते, बुक में भी दे रखा हुआ है, ऐसा समझ लो। अब मैंने इसमें 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब मतलब ये याद रखना, और ये भी 100 सेंटीमीटर क्यूब ऐड कर लिया। तो इसका कंसंट्रेशन में क्या फर्क पड़ेगा? M1V1 इज इक्वल टू M2V2 कर लो, तो इसका कंसंट्रेशन आधा हो जाएगा। जो ओरिजिनल कंसंट्रेशन था उसको मैं R1 ही लिख देता हूं। तो R2 इज इक्वल टू क्या होगा? तो ये होगा आपका K इंटू ईस्टर का कंसंट्रेशन 1/2। ये अल्कोहल लिखता हूँ, अल्कोहल इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 1/2। तो ये R1 कितना होगा? तो R1/4 इज इक्वल टू R2 होगा, और R1/4 इज मीन्स 0.24 टाइम्स नया रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो ये आपका आंसर हो गया। अच्छे से इसको भी देख सकते हो, आंसर सी रहेगा 27। फॉर द रिएक्शन A gives n mole of B, इक्विलिब्रियम दे रखा हुआ है। Concentration of A decreases from 0.06 to 0.03 mole per liter, and that of B rise from 0 to 0.06 mole per liter at equilibrium. The value of N, मतलब An कितना है, and the equilibrium constant for the reaction respectively. देखो मैंने यहाँ पे रिएक्शन इक्विलिब्रियम ये दे दिया हूँ। हेलो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ सकते हो, बहुत अच्छा बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ के आंसर डिसाइड करो। यहाँ पे आपको एक केमिकल रिएक्शन दे रखा हुआ, फॉर द रिएक्शन इक्विलिब्रियम में दिया हुआ। ए
रिएक्टेंट है, n मोल ऑफ B बन रहा है। The concentration of A decreases from 0.03 to 0.03 मोल पर लीटर। इतना इसका रिएक्शन के बाद इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है, तो कंसंट्रेशन हो जाता है, यहां से इतना हो जाता है डिक्रीज होके, मतलब यहां से 0. डिक्रीज फ्रॉम यहां से इतना होता है। एंड दैट ऑफ बी राइज, और जब प्रोडक्ट बी बढ़ के 0 से इतना कंसंट्रेशन हो जाता है इक्विलिब्रियम टाइम, तो द वैल्यू ऑफ एन की वैल्यू ढूंढ लो आप, एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन रिस्पेक्टिवली। ये ऑप्शन में से आपको डिसाइड करना है। देखो, एक केमिकल रिएक्शन आप अच्छे से जानते हो इक्विलिब्रियम, भाई ये रिएक्टेंट है, उसमें से बी प्रोडक्ट बन रही है, तो इक्विलिब्रियम हो। तो जनरली इनिशियल कंसंट्रेशन प्रोडक्ट तो इनिशियली होती नहीं है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन दे रखा हुआ है 0.06, में डिक्रीज फ्रॉम यहां से इतना डिक्रीज हो रहा है, तो यूज क्वांटिटी क्या लिखेंगे, 0.03 मोलर कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, तो बचेगा कितना, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम टाइम में 0.03 मोलर बाकी रहे। अब ये बोल रहा है कि भाई ये 0 था, बढ़ के 0.06 मोलर हो गया, 0.06 मोलर हो गया, तो ये तो नॉर्मली हम जानते क्या ए भी 0.06 ही रहेगा। तो एन क्या, देखो हम जानते, क्या जानते आप लोग, मैं तो जानता हूं भाई, ये 1 मोल होता, ये 1 मोल होता तो 0.03 मोल डिक्रीज होता, तो ये 0.03 मोल बनता, पर ये तो इससे कितने टाइम ज्यादा है, 2 टाइम्स ज्यादा है। ये कितने टाइम ज्यादा है, 2 टाइम्स ज्यादा है। इसका मतलब n इज इक्वल टू कितना रहेगा, 2 रहेगा। अब आपको के इक्विवेलेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऐसे लिखा जाएगा क्योंकि n2 है तो यहाँ पे पावर 2 आएगा। ये क्या होगा, तो ये 0.06 2 पावर में, तो 0.06 अपन नीचे 0.03, तो यहाँ पे ऑलरेडी ऊपर नीचे 100 कटेगा, ये 2 आएगा, इसका मल्टीप्लीकेशन करो तो 0.12 आएगा, तो ये आपका आंसर हो गया, देख सकते हो। The factor which does not influence the rate of reaction is, बार बार रिपीट हो रहा है, आप जानते हो, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, टेम्परेचर, मोलिकुलर मास। तो मोलिकुलर मास रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट नहीं करता। आंसर आपका रहेगा कौन सा, 4 नंबर का। ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इतने सारे फैक्टर्स रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट डालते। रेट इक्वेशन और यूनिट ऑफ के, ये अच्छे से याद कर लो, क्या भाई के का यूनिट और रेट ऑर्डर के बीच में क्या रिएक्शन, तो आपको इजीली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या था, मोल पर लीटर, upon 1 minus n into second inverse. Here n is equal to rate order. बस इसी के हिसाब से सेट कर लो भाई। ये आपका क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो क्या आएगा, मोल पर लीटर इंटू सेकंड इनवर्स, 1 होगा ये का। फर्स्ट ऑर्डर ये वाला है, तो फर्स्ट ऑर्डर में क्या होगा, सेकंड इनवर्स सी रहेगा। सेकंड ऑर्डर तो क्या होगा,
ए होगा, सेकंड ऑर्डर के लिए ए होगा, और लास्ट में थर्ड ऑर्डर। तो आंसर आपका क्या होगा? फर्स्ट के लिए सी, सेकंड के लिए, हाँ फर्स्ट के लिए डी, सेकंड के लिए, फर्स्ट के लिए यहाँ पे सी, सेकंड के लिए डी, थर्ड के लिए बी, और फोर्थ के लिए ए। तो सी डी बी ए आंसर सेकंड रहे। तो ऐसे ये इंपॉर्टेंट है ना कहीं एमसीक्यू में पूछ लेते। लास्ट क्वेश्चन है द रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन, और इसमें 3 टाइम वाटर ऐड कर लिया जाता है। द रेट ऑफ रिएक्शन कंपेयर टू द ओरिजिनल रेट ऑफ रिएक्शन, इसमें से सही क्या है? क्वेश्चन पढ़ लिया जाए। यहाँ पे आपको दिया हुआ है रेट ऑफ रिएक्शन R1 इज इक्वल टू K इंटू CH3COOH अपॉन, सॉरी हेलो, चलो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया जाए। विद रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्शन दिया हुआ इज गिवन, क्या है? K R1 is equal to स्टफ CH3COOH5 and NaOH। अब क्या पूछा गया है? इफ 3 टाइम्स वाटर इज एडेड, तो इसका नया रेट ऑफ रिएक्शन R2 होगा। 3 टाइम वाटर ऐड कर लिया गया, तो एक के तो रहेगा, ओरिजिनल कंसंट्रेशन से उसका कंसंट्रेशन कितना होगा वो पहले आपको सोचना हो। तो सपोज मैंने 10 ml इसका वॉल्यूम ले ली, और 3 टाइम मतलब 10 10 और 10, तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा? 40 m। तो इसका डाइल्यूशन 4 टाइम्स होगा। सेम है उसका डाइल्यूशन भी कितना होगा? 4 टाइम्स होगा। अब देखो ये ऊपर वाला, इसको तो हम लिखेंगे कि CH3COOC2H5 ए वाला और NaOH, तो इसको क्या लिखा जाएगा? R1 R2, तो यहाँ पे नीचे कितना आएगा? 16। तो क्वेश्चन के द रेट ऑफ रिएक्शन कंपेयर टू द ओरिजिनल रेट विल बी, तो ओरिजिनल रेट से ये कितना होगा? 1/16 टाइम होगा। तो आंसर आपका 3 रहेगा। अगर यहाँ पे 2 है, अगर यहाँ पे इसका पुलच्छा कुछ अलग करके, तो ये 16 इंटू R2 होगा। भाई ओरिजिनल रेट ऑफ रिएक्शन, ओरिजिनल रेट ऑफ रिएक्शन, जो नया रेट ऑफ रिएक्शन है उससे कितना ज्यादा होगा? नया रेट ऑफ रिएक्शन से 16 टाइम ज्यादा होगा, पर नया रेट ऑफ रिएक्शन ओरिजिनल रेट ऑफ रिएक्शन से 1/16 टाइम्स होगा। तो आंसर यहाँ पे थर्ड रहेगा। तो पूरा क्वेश्चन brighthops.in वेबसाइट में डीपीपी के फॉर्म में, प्रैक्टिस सेट के फॉर्म में, पहले आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करनी चाहिए। अगर उसमें से कुछ क्वेश्चन आपको नहीं आते तो ही ये वीडियो आपको देखना चाहिए। तो सभी के ऑप्शन, आंसर और उसका एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक यू।